आर क्रॉस एफ बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें मेनली हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। सपोज करो ये बुक है, एक एक्सिस ऐसे फिक्स्ड कर दिया गया है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। चाहे एक्सिस किसी भी तरह हो, चाहे एक्सिस यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, चाहे ऐसे हो, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो हम लोग ऐसा मोशन पढ़े हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट खुद पूरा का पूरा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है ना, खाली घूम रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, और इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़े। अब हम लोग एक ऐसा मोशन पढ़ेंगे, इन जो हम लोग के जनरल लाइफ में बहुत तरह का इस तरह का मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट केवल रोटेट नहीं करता है या केवल ट्रांसलेट नहीं करता है। ट्रांसलेट मतलब समझ गए हम लोग, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब पता है, जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, है कि नहीं। होता क्या है, कई ऐसा मोशन हम लोग देखे हैं जब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ होता है। इन जनरल जैसे मान लो ये बुक ही है, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा दें, ऐसे हम एक फोर्स लगा दें, सपोज करो, रोटेशन भी हुआ, ट्रांसलेशन भी हुआ। मतलब ये रोटेट भी किया और अपनी जगह से पूरा का पूरा बुक इधर भी चला गया, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी हुआ और रोटेशनल मोशन भी हुआ। तो हम अभी ऐसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो एक साथ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोलिंग मोशन। तो हम लोग मेनली इस चीज़ में या इस टॉपिक में हम लोग मेनली रोलिंग मोशन को पढ़ेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे आगे डिटेल से। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का हेडिंग होगा वो होगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ध्यान से सुनना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, उसमें फोर्स लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसमें कपल लगता है। जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स का कपल नहीं, उसी फोर्स का टॉर्क लगता है। कपल भी लग सकता है, अगर कोई चीज़ रोटेट करा, कपल लगने पे कोई चीज़ केवल रोटेट करता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। ये बात हम कल समझा चुके हैं ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में दोनों तरह का मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है और साथ में रोटेशनल मोशन है, तो उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है 3-4 फोर्स लग रहा होगा, उस पर 3-4 टॉर्क भी लग रहा होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में दोनों तरह का मोशन है और उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर दें, जितना भी फोर्स लग रहा है उन फोर्सेस का वेक्टर सम कर दे। फोर्स को अगर हमको जोड़ना होगा तो वेक्टोरियली ही तो जोड़ना होगा, ऐसे ऑलजेब्रिकली थोड़े हम जोड़ सकेंगे। तो अगर हम सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दें, जो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नेट फोर्स कर दें और ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दें। हम क्या बोले, बहुत ध्यान से सुनना। अगर उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दें और उसके मास से डिवाइड कर दें, तो ऐसा करने से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ध्यान देना, हम ये कोई नया चीज नहीं है, हम लॉज ऑफ मोशन में यही तो करते आए हैं। लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करते थे, जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सारा मास यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते थे। सपोज करो इस पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, और सपोज अगर इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 5 kg है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 20 - 5 15, और मास से डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली में ये जो आता था ना, वो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम बोलते थे कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ये आया, लेकिन असल में ये उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता था। क्योंकि हम अभी तक जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं और उसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उसमें हम सभी ऑब्जेक्ट को छोटा मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मतलब हम ये नहीं सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो हम ये नहीं मानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। हम यही मानते हैं कि ऑब्जेक्ट एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और सारा का सारा फोर्सेस उसके पॉइंट पे ही लग रहा है। यही सब तो हम मान के सारा क्वेश्चन बनाए हुए रहते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए, जो हम पहले किया करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नेट फोर्स को जब उसके मास से डिवाइड करते थे, तो जो एक्सेलरेशन आता है वो असल में उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, जिसको रफली हम बोल दिया करते थे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात, है ना? इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी टॉर्क का वेक्टर सम अगर हम करें, नेट टॉर्क निकालें और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दें, तो हमको उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? हम सीधा सा बात है, खाली इसको लिख लो, बस इतना ही हमको जानना है। अब हम लोग रोलिंग मोशन पे आएंगे और उसको डिटेल से करेंगे। लिख लिए सब लोग? आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। अब देखो, ये अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल में वो कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन का ही एक एग्जाम्पल है, जिसको कि हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। रोलिंग मोशन, ध्यान देना, रोलिंग मोशन चीज़ क्या है? हम लोग जैसे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल का चक्का का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? पूरा जो चक्का होता है वो रोटेट भी कर रहा होता है, घूम भी रहा होता है अपने एक्सल के अबाउट। एक्सल मतलब जहाँ पे फिक्स्ड रहता है वो, उसके अबाउट घूम रहा होता है, और साथ ही साथ पूरा का पूरा चक्का भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है। तो जब पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाए तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है, और जब वो घूमे किसी एक एक्सिस के अबाउट, एक लाइन के अबाउट, तो वो रोटेशनल मोशन होता है। तो इस सिचुएशन में दोनों हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल है। इस तरह के मोशन को ही हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं, है ना? तो रोलिंग मोशन में हम क्या करेंगे, 2-3 बात देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे पहला चीज जो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो हम लोग के पास एक कोई डिस्क है, सपोज करो हम लोग के पास एक डिस्क है, पूरा एकदम मास भरा हुआ है, रिंग नहीं है ना? समझ रहे हैं इस चीज को? हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास मतलब एकदम जनरली यहाँ पे ये बीच वाला पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे लेते हैं
सपोज करो ये साइकिल, किसी साइकिल का चक्का है और ये साइकिल जो है वो किसी v स्पीड से इधर जा रहा है ना। तो हम ये मानते हैं कि जो साइकिल है वो vcm स्पीड से इधर जा रहा है। इस स्पीड को हम vcm नाम दिए। क्यों, वो बताते हैं। साइकिल जिस स्पीड से इधर जा रहा है, साइकिल का जो ये चक्का का सेंटर ऑफ मास होगा ना, या जिसके अबाउट ये चक्का लगा हुआ रहेगा, वो जो एक्सल होगा वो भी उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से साइकिल उधर जा रहा है कि नहीं। ये बात तो आसानी से तुम लोग समझ सकते हो इन चीजों को। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा vcm, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किए जिसको C नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। एक और पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो जमीन से कांटेक्ट में है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P0 सपोज। एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो टॉप पे है, इस पॉइंट को हम P1 नाम दे देते हैं सपोज करो। एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जिसको फिलहाल के लिए P2 नाम दे देते हैं, और P2 का सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम R2 नाम दे रहे हैं। और इस पूरे चक्का का जो रेडियस है इसको हम सपोज कैपिटल R नाम दे दिए, पूरा चक्का का रेडियस। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना, जो हम बताना चाहते हैं उसको थोड़ा समझना। यहाँ पे एक दो छोटा छोटा बात है जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत छोटा छोटा बात है। देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्जेक्ट का, ये इस डायरेक्शन में vcm स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये P2 पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो। कोई भी पॉइंट है इस डिस्क में, हम फिलहाल इसको डिस्क मान रहे हैं, ठीक है, वैसा तो अगर कोई भी पॉइंट है इस डिस्क में, उसके पास दो वेलोसिटी रहेगा। पहला, सिंस पूरा का पूरा चक्का इधर जा रहा है vcm वेलोसिटी से, तो ये वाले पॉइंट में इस डायरेक्शन में vcm वेलोसिटी तो होगा ही होगा ना, क्योंकि जब पूरा चक्का खुद किसी वेलोसिटी से उधर जा रहा है तो उस चक्का का हर एक पॉइंट में उस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगा ही होगा। अगर हम उस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो मेरा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह सबका तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ही होगा। तो इसके चलते सिंस ये इस चक्का में, इस व्हील में, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है vcm, तो इसके हर एक पॉइंट में इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा vcm। ठीक, एक तो ये चीज। दूसरा, ये इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। अगर कोई चीज घूम रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, तो उसका कोई भी पार्टिकल में जस्ट वो जिस सर्कल में घूमेगा ना, जैसे हम एक छोटा सा बात लेते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी चक्का है सपोज करो, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसका कोई भी जो पार्टिकल होगा, सपोज करो रिंग में कोई पार्टिकल है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो किसी भी इंस्टेंट में इसके रोटेशन के चलते इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, रोटेशन के चलते। और वो जो वेलोसिटी होता है रोटेशन के चलते, जो लीनियर वेलोसिटी होता है v, वो r ओमेगा होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें टेंजेंशियल, ये जिस भी ये वाला पॉइंट को हम देख रहे हैं, ये जिस भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे, जब ये रोटेट कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ना जी, तो ये जिस भी सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का टेंजेंट के अलोंग इसमें एक वेलोसिटी होगा, जो कि इस सर्कल का रेडियस r2 और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ रहा है? तो अगर इस पॉइंट का हम नेट वेलोसिटी निकालना चाहें तो इन दोनों वेलोसिटी का हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। कहाँ दिख रहा है अंकित? हम क्या बोले, समझ पा रहा है? अब देखो, यहाँ पे ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होता। यूज क्या चीज का होता है? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ आसान बात हम लोग थोड़ा सा डिराइव करते हैं, उसको समझो। अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें, ठीक है, या चलो हम इस वाले पॉइंट को पहले देखते हैं, P1 को देखते हैं। P1 में एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vcm तो होगा ही होगा, क्योंकि चक्का का हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में vcm वेलोसिटी होगा ही होगा। जिस तरह से इस वाले पॉइंट में टेंजेंट की तरफ
आर ओमेगा वेलोसिटी है, उसी तरह इसमें भी इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आर ओमेगा होगा। सिंस इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस R2 था। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट रहता है ना, मान लो जैसे यहाँ पे कोई गोबर लग गया चक्का में और चक्का घूम रहा है, मान लो कोई स्पॉट है चक्का में और ये चक्का घूम रहा है, तो ये एक छोटा सर्कल में ऐसे घूमता हुआ हमको नजर आएगा, तो उसका रेडियस तो R2 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो गोबर लगा हुआ है, जनरली ऐसा होता है, तो ये गोबर जो है सो एक बड़ा सर्कल में जो चक्का का रेडियस है उसी सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए इसमें एक लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और v सेंटर ऑफ मास तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर प्योर रोलिंग मोशन होता है, प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है ना, चक्का स्लिप ना करे। जैसे अगर एकदम स्मूथ सरफेस में हम साइकिल चलाते हैं ना, तो चक्का मेरा स्लिप कर जाता है, कभी तुम लोग ये फील किए होंगे। लेकिन जब प्रॉपर रोड रहता है तो चक्का स्लिप नहीं करता, प्योर रोल होता है ना। जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो वो वाला पॉइंट जो जमीन के साथ कांटेक्ट में होता है, ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ नहीं नजर आता है। इसका क्या कहने का मतलब है, समझो, अगर ये चक्का घिसियाया, स्लिप किया, जिसको हम लोग घिसियाना भी बोलते हैं, ठीक है, अगर ये चक्का ऐसा स्लिप किया तभी ये जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो ये आगे बढ़ जाता है, इधर बढ़ जाता है, उस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी इसमें नहीं नजर आता है। बात समझना इस चीज को। अगर हम इसमें इसका वेलोसिटी देखें तो सिंस हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी vcm है, और अगर हम इसमें जिस तरह से इसमें एक वेलोसिटी इधर हर पॉइंट में इस डायरेक्शन में vcm होगा ही होगा। थोड़ा समझना इस चीज को, क्योंकि पूरा का पूरा चक्का इधर जा रहा है, इसलिए चक्का का हर एक पॉइंट में इस डायरेक्शन में vcm होगा ही होगा। लेकिन रोटेशन के चलते भी एक वेलोसिटी आ जाता है आर ओमेगा, रोटेशन के चलते इसमें आर ओमेगा आ गया, इसमें भी ये देखो रोटेशन के चलते इधर भागता हुआ दिखेगा और ये इधर भागता हुआ दिखेगा। अगर खाली प्योर रोटेशन हो तो रोटेशन के चलते इसमें जो वेलोसिटी आया वो आर ओमेगा इधर आया। लेकिन प्योर रोलिंग में ये इसमें इसका नेट वेलोसिटी 0 होता है। इन प्योर रोलिंग, बहुत ध्यान से देखना जो हम लिख रहे हैं, इन प्योर रोलिंग द velocity of contact point, the velocity of contact point with surface is 0, therefore vcm जो होगा वो r ओमेगा के बराबर होगा। सिंस ये मूव करता हुआ नहीं दिखता है, इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट, अगर हम एकदम ऊपर के पॉइंट का वेलोसिटी निकालना चाहें तो आर ओमेगा और vcm दोनों इधर ही है, तो जो टॉप के पॉइंट का वेलोसिटी होगा वो vcm प्लस आर ओमेगा होगा, vcm प्लस आर ओमेगा होगा। और प्योर रोलिंग में vcm आर ओमेगा के बराबर होता है, तो आर ओमेगा को हम vcm लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसको ट्वाइस ऑफ vcm लिख सकते हैं। मतलब एक छोटा सा बात है, समझो यार रिजल्ट क्या निकल के आया। जब प्योर रोलिंग हो तो वो पॉइंट जो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होता है ये मूव करता हुआ नहीं दिखता है, इसमें कोई नेट वेलोसिटी नहीं होता है। और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ट्वाइस ऑफ मतलब जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है उसके डबल वेलोसिटी से ऊपर वाला पॉइंट चलता हुआ नज़र आता है। ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो हमको क्या करना है, हमको ये दो बात याद रखना है। इन प्योर रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट विद सरफेस इज 0, ये बात भी याद रखना है और ये वाला बात याद रखना है, ठीक है। असाइनमेंट में इससे भी क्वेश्चन है शुरू में।
देखो हम क्या बोल रहे हैं समझना मतलब इसमें नेट वेलोसिटी हम समझा रहे, फिर समझा रहे। देखो अगर मान लो तुम यहाँ पे एक स्पॉट दे दो, यहाँ पे एक स्पॉट दे दो, ठीक है, और अगर ये चक्का ऐसे स्किड करेगा, मान लो ऐसे ऐसे स्लिप कर रहा है, तो तुमको ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखेगा, तब दिखेगा। लेकिन अगर ये वाला जो पॉइंट है कांटेक्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये स्लिप ना करे, प्योर रोल करे, तो कांटेक्ट पॉइंट जो है वो बदलता जाता है। एक कांटेक्ट पॉइंट, फिर दूसरा कांटेक्ट पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, वही वाला कांटेक्ट पॉइंट नहीं रहता है, वो तो फिर हट गया वहां से। तो वो वाला पॉइंट, जिस पॉइंट को तुम कंसिडर कर रहे हो, वो तुमको एक स्पीड से उधर जाता हुआ नहीं दिखेगा। अगर स्लिप किया तो कांटेक्ट पॉइंट में वेलोसिटी दिखेगा तुमको नीचे वाले पॉइंट में, लेकिन अगर स्लिप नहीं करेगा तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं दिखेगा। इसको फटाफट कॉपी करो, आगे टॉपिक लंबा है। इसमें खाली हमको यही दो बात याद रखना है, बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये आईफोन वाला ग्रुप एक साथ गायब हो जाता है ना। सर्कल थोड़ा बड़ा बनाना ताकि वो सब कुछ दिख सके जो अंदर में है। कैसे वांसु रिवीजन करता है? बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ रोटेशनल मोशन में। कुछ बोल देता है जी, थोड़ा पानी इधर पे पिलाएगा। इतना अभी 3-4 आदमी से पूछे हैं, गलत बोला तुम, गलत बोला है। हाँ स्क्वायर गलत जगह लगा रहा है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्रीति सुनी, फॉर्मूला सुनी ना? हाँ ठीक है, पूछेंगे ना हम लोग को, पता हम कर लेंगे कितना पता है ऐसा। प्योर रोलिंग मोशन सिंपल रोड जो होता है,
जो नॉर्मल रोड होता है ना उस पर प्योर रोलिंग मोशन होता है, लेकिन अगर स्लिपरी रोड है, जैसे मान लो ये जैसे इस फर्श पे जनरली प्योर रोलिंग मोशन ही होता है। बहुत स्मूथ सरफेस है ना, उसमें भी प्योर रोलिंग मोशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा रोड में मान लो तुम्हारा जैसे बालू बहुत है ना रोड में, तो फिर प्योर रोलिंग नहीं होगा। मतलब प्योर रोलिंग का मतलब क्या हुआ, अगर चक्का स्लिप कर जाए, इधर स्लिप कर जाए, या सपोज करो कई बार देखना जो ऐसा रोड रहता है जिसमें कीचड़ होता है, अगर उसमें हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो कई बार अगर कीचड़ में फंस जाता है गाड़ी और हम एक्सेलरेटर लेते रहते हैं, फिर भी चक्का ऐसे घूमता रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है, वहाँ भी प्योर रोलिंग नहीं हो रहा होता है, वहाँ स्लिप कर रहा होता है वो चीज़ चक्का। नॉर्मली जब भी हम लोग गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं नॉर्मल रोड पे, वो प्योर रोलिंग ही होता है। इम्प्योर रोलिंग मतलब जो प्योर, हाँ अगर स्किड कर जा रहा है तो, जैसे मान लो साइकिल चलाते हुए हम अचानक से ब्रेक लेते हैं, तो जब हम ब्रेक लेते हैं ना तो चक्का जो है वो थोड़ा सा घूमता भी है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। जब हम ब्रेक लेते हैं ना तो एकदम से रुक नहीं जाता है चक्का, एकदम से घूमना बंद नहीं कर देता है। ब्रेक लिए तो थोड़ा सा फिर भी घूमता है और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब स्लिप करे तो प्योर रोलिंग नहीं होता है, बस यही दिमाग में रखना है ना। जब वो स्लिप करने लगे तो समझो प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। सब लोग लिख लिया जी, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे, ध्यान देना इस बात को भी, ये जो यहाँ पे तीनों बात याद रखना। पहला चीज ये, दूसरा चीज ये वाला फॉर्मूला, और तीसरा चीज ये, जो भी चीज लिखे वो सब याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लिखा जी हर्ष, देखो नेक्स्ट, ये आखिरी नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन। इन प्योर रोलिंग मोशन, देखो इसका कोई वैसा स्पेशल डेरिवेशन नहीं करना है हम लोग को। जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो रोलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का होता है ना, वो रोटेशन के चलते जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है, और ट्रांसलेशनल मोशन के चलते जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी शामिल हो जाता है ना। तो अगर सपोज करो हम ये मान लें कि कोई भी, अगर हम ये मान लें कि इफ एनी डिस्क या व्हील कुछ भी मान लो, ठीक है, हम फिलहाल डिस्क लिख देते हैं, ठीक है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये मूविंग का मतलब हुआ ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, TIO, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। मूविंग विद वेलोसिटी हम यहाँ पे VCM लिख देते हैं, क्योंकि जिस वेलोसिटी से चक्का आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। एंड इट is rotating with angular velocity omega about an axis passing through, इसको लिखते चलो फिर हम समझा रहे हैं, पासिंग थ्रू
its center of mass. एक काम करो ना, एक छोटा सा चीज, डिस्क के जगह पे कोई ऑब्जेक्ट लिख लो। हाँ बोलो। डिस्क भी छोड़ सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्क के जगह कुछ भी हो तो भी काम चलेगा। रिंग हो, डिस्क हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, है ना। इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो तो उसमें रोटेशनल मोशन भी है, तो रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशनल मोशन का भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी आ गया रोटेशन के चलते काइनेटिक एनर्जी, और प्लस हाफ एम बी स्क्वायर भी आ गया ट्रांसलेशनल मोशन के चलते काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से याद रखना, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? और इनर्शिया कहाँ लिख दिए हैं? होता है सब दिक्कत। ये फॉर्मूला याद रखना, हम अभी पूछेंगे। पहला वाला, पहला टर्म तो तुम लोग को याद ही है, और दूसरा तो पहले से याद रखा हुआ है, याद करना ही क्या है, सही बात। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बोला जाए चाहे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बोला जाए, दोनों बात बराबर है। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ऑब्जेक्ट का दो बात बोल सकता है, यहाँ पे VCM क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना। वेलोसिटी ऑफ या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दोनों बात बराबर है, दोनों बात सेम है। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो बोलो, या सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो बोलो, क्योंकि दोनों तो सेम ही वेलोसिटी से जाता है। अगर साइकिल जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उसी वेलोसिटी से उसका चक्का भी आगे बढ़ रहा है, उसी वेलोसिटी से चक्का का बीच वाला पॉइंट भी आगे बढ़ रहा है। अंशिका थोड़ा एसी ऑफ कर दो तो।
इसमें ट्रांसलेशन मोशन का काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, क्योंकि जब प्योर रोटेशन हो रहा होता है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन करेगा, मान लो ये एक्सिस फिक्स कर दिए, ये ऐसे घूम रहा है, तो क्या इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है? नहीं। तो ट्रांसलेशन मोशन का काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्लूड करेंगे? तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। अगर रोलिंग मोशन का बात बोले, क्वेश्चन में लिखता है ना कि ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो समझो ट्रांसलेशन मोशन भी है, तब उसमें ऐड करेंगे। अरे बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखो टॉर्क वगैरह का सिचुएशन समझ में आ गया है ना, कि कैसे टॉर्क वाला कैसे निकालते हैं, कहाँ पे क्या दिया हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ रहता है। तो देखो एक बात समझना, थ्योरी से तुम्हारा 50% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल्स बनाओगी तो और 50% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा चीज़ों को 100% क्लियर करने के लिए। हो गया, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, कुछ तो इसमें याद रखने लायक है नहीं। अंशिका ठीक बोल रहे हैं ना जी? याद हो गया? अंशिका से पूछे, तुम बोल दी, अंशिका का मुंशी बोल दी। मुंशी समझता है? हाँ, पुराना लिख लिया जी, सब लोग लिखा? अच्छा थोड़ा ध्यान देना, हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखो। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देखना जी, आई को हम mk² लिख सकते हैं। यहाँ पे k क्या होता है सगुन? रुक जाओ, हाँ बोलो श्रेष्ठा। रेडियस, रुक जाओ, चुप रहो, देखो याद कहाँ से रहेगा, पढ़ेगी तब तो याद रहेगा। प्रीति बोलो। छी रेडियस ऑफ गायरेशन है यहाँ पे के। एकदम लेला है जी तुम लोग। जो बच्चा ये नहीं बता पा रहा है ना, एकदम लेला है। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है तुम लोग को। तुम लोग जीरो पढ़ाई कर रही है, जीरो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम mk² लिख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा, ध्यान देना mk² लिखे, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ऑलरेडी, प्लस ध्यान देना यहाँ पे हाफ m और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्या हम क्या बोला, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं ना जी v²/r, मतलब ओमेगा को v/r लिख सकते हैं, है ना। हम तो इसको बोले, हमेशा याद रखना ओमेगा स्क्वायर है तो v²/r² हम लोग लिख ही सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को vcm लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे vcm लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को vcm लिख रहे हैं। अब यहाँ से देखो तो हम लोग, अच्छा ये गलती है, हमको दोनों साइड स्मॉल m लिखना चाहिए। तो हाफ m और vcm का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, बच क्या जाएगा इस साइड में k²/r² प्लस 1। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला याद अगर रख लिए तो तुरंत क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ vcm क्या है, नाम से कंफ्यूज्ड मत होना। vcm का मतलब है ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। हम इसको v भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो VCM से कंफ्यूज्ड मत होना। सिंपल इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन देगा कि अगर कोई व्हील है जो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से बढ़ रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है, तो VCM वही चीज है। क्लियर है सबको ये बात? फटाफट लिखो, हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ रेडियस दिया हुआ है? देखो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, दिखा रहे हैं। थोड़ा सा अपना ना बुद्धि भी यूज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है एकदम प्योर कैलकुलेशन तुमको सब कुछ दे देगा और तुमको फिट करके खाली कैलकुलेट कर लेना है। थोड़ा सा बात दिखाते हैं, देख लो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो हम लोग अभी फॉर्मूला क्या देखे जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ और एम और वी, सी एम भी लिख सकता है चाहे खाली वी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो अगर स्फेयर है तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को रहने देते हैं, कोई दिक्कत यहां पे, ठीक। अब ये 2 काट दे, ये ऐसे लिखे हम, देखना थोड़ा, ये m को रहने देते हैं और r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को r ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और r ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, VCM लिख सकते हैं। तो r ओमेगा को VCM लिख दिए, VCM का होल स्क्वायर हो गया और बाई नीचे में 5 है और प्लस यहाँ पे m VCM का स्क्वायर बाई 2 है। कॉमन कर लो या फिर ऐसे कर दो, LCM ले लो, 10 ये 2 और 7 m VCM का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हम बता देते हैं, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल है आंसर। मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है, उसको अगर 1000 में करें, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.2 हो गया। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हम ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहेगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो उसको 10 टू द -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी तुम 100 से डिवाइड कर रही हो, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब तो वही है, एकदम लिख सकती हो, बिल्कुल लिख सकती हो, है ना, 0.02 लिख सकती हो। कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, ठीक है, तो तुम 0.02 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, चलो हम भी वही लिख देते हैं, लेकिन उसका स्क्वायर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाय 10 भी है, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, 2 4 4 2 8 8 से 56, 5.6 इंटू, ये अगर हम इन पॉइंट्स को हटा दें, जैसे इन पॉइंट्स को हटा दें, आखिर ले दे के हमको वही करना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 नीचे आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -5 ऐसे आ जाएगा। 56 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा,
लेकिन अगर 5.6 लिखेंगे तो 10⁻⁵ ही लिखना पड़ेगा। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो बताना जरूर। क्या श्रेष्ठा समझ रही है? बन गया था यहाँ तक? पढ़ो थोड़ा। समझ में आ ही गया होगा, आसान चीज है ना। क्या दिक्कत है अंशिका? देखो तो क्या दिक्कत है। इंटू नहीं है, मतलब तुम उसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ऐसा हम लिख सकते हैं, देखो हम समझाते हैं। जैसे सपोज करो अगर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पूरा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या था, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था, तो आर ओमेगा का पूरा का स्क्वायर कर दिया। समझ रहे हैं जी कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब कहानी क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है हम लोग के पास, मतलब कुछ इस तरह से एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। हम ये सब बात लिखवा नहीं रहे हैं, फोटो में ही सब कुछ हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, उसका हाइट सपोज करो h है। हाँ, कोई सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होता है। देखो अगर कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है ना, तो दो सरफेस के बीच एक कोहेसिव फोर्स काम करने लग जाता है। जैसे तुम देखा होगा, अगर एक ही शेप साइज का बर्तन होता है और जब उस बर्तन को धो के रखा जाता है तो चिपक जाता है एकदम, तो उस सिचुएशन में एक अलग ही फोर्स काम करने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, एकदम एक ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एकदम एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है। तो उस टाइम जो है सो एक अलग ही फोर्स काम करने लग जाता है और खींच के रख लेता है दोनों ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्लेन में रोल डाउन कर रहा है, मतलब ऐसे इस प्लेन में ऐसे गुड़गुड़ाते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, फिलहाल यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस डिस्टेंस को हम s मान लेते हैं, ठीक है।
मतलब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये s है। कई बार क्या होता है, हमको या तो s दिया हुआ रहता है या h दिया हुआ रहता है। अगर हमको s पता रहे और h नहीं पता रहे तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? हाइपोटेनस अगर s है तो परपेंडिकुलर s साइन थीटा हो जाएगा, और h कई बार दिया हुआ रहता है, s नहीं दिया हुआ रहता है, तो भी हम वो निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, चीज़ों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार जेईई में क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पहले समझ लो। ठीक है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन जाएगा आराम से। सिचुएशन क्या है हम बता दिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और हाइट h है। हम इसमें दो तीन चीज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला पार्ट कैलकुलेट करेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रोल करते हुए एकदम नीचे पहुंच जाएगा तो वहां पे बॉटम में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे, और ये सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो पहला चीज क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। जब एकदम नीचे आ जाएगा तो वहां पे हम इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जो कि mgh होगा, और जब ये रोल करते हुए यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो उसके टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है। और हम काइनेटिक एनर्जी का अगर सीधी फॉर्मूला देखें तो हम दूसरा वाला, कोई भी दोनों में से कोई फॉर्मूला लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम फिलहाल दूसरा वाला लिख देते हैं, हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, और क्या था, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था प्लस 1 था, ये था। अगर हम यहाँ से देखो, फिलहाल तो mm कट गया, हम VCM का स्क्वायर जानना चाहते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम इसको VCM नहीं रह के V ही रहने देते हैं, सपोज, ज़्यादा अच्छा हमको याद करने में रहेगा, मेरे लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, NCERT बुक में VCM लिखा है, दूसरा बुक VCM नहीं लिखता है, हम दोनों लिख दिए, पहले VCM लिख रहे हैं, अभी VCM नहीं लिख रहे हैं, मतलब समझना कि दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से V फाइंड करना चाहें तो V का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 उधर चला जाएगा, 2GH बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देना, तो V क्या हो जाएगा, इसका रूट। ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2GH बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, ध्यान देना, ये जो k, यहाँ पे k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है k। एक इंपॉर्टेंट बात, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा रहता है, और उसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी ज्यादा होगा। अगर k स्क्वायर ज्यादा रहा तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो ज्यादा होगा ही होगा, है ना। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन क्या पूछता है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, बहुत ध्यान से सुनो जो हम बता रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तुम डायरेक्टली बना सकोगे इन चीज़ों को। क्वेश्चन क्या आता है कि एक इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, हाइट h है, हम ऊपर से 3 ऑब्जेक्ट को लुढ़का रहे हैं, है ना, गुड़गुड़ा रहे हैं। सपोज एक रिंग है, एक सिलेंडर है, एक स्फेयर है, तो नीचे पहुंचने पे किसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा ध्यान देना, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ उसका ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका ये ज़्यादा हुआ उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो रिजल्ट छोटा हो गया। तो अगर एक रिंग है, एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है, तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रिंग का होता है ना, mr स्क्वायर।
तो अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है सबसे, तो उसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी ज्यादा है, और जिसका ये ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम हो गया। यानी सबसे कम वेलोसिटी रिंग का होगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी स्फेयर का होगा, क्योंकि स्फेयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है, 0.4 mr स्क्वायर हो गया एक तरह से देखो तो। सिलेंडर का 0.5 mr स्क्वायर होता है, तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर का, तो स्फेयर का ये वाला चीज सबसे कम, तो ये वाला चीज सबसे कम, तो रिजल्ट सबसे ज्यादा। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो रिजल्ट बड़ा होता है ना, ये बात सब लोग समझता है। जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं वो चीज छोटा अगर रहे तो रिजल्ट बड़ा हो जाता है कि नहीं? सिंपल सा बात है। अच्छा, तो ये हम लोग क्या पहला चीज हम लोग निकाले काइनेटिक एनर्जी। सेकंड नंबर में हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है वो फाइंड करते हैं, ठीक है? ये भी चीज पूछता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जरूरी नहीं एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, उस तरह का क्वेश्चन हम नहीं कभी किए हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन समय के हिसाब से हम बदल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलरेशन की किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है, सपोज करो यहाँ रेस्ट से इसको हम गिराते हैं, ठीक है? तो v स्क्वायर तो हम फाइंड कर ही चुके हैं ना, v स्क्वायर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबको रटा गया होगा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला तो है नहीं, है ना? ठीक, और u स्क्वायर तो 0 है, 2a। अगर हमको s नहीं दिया हुआ है तो बहुत ध्यान से देखना, एक बात समझ लो, हम यहाँ पे अगर देखें तो h को हम लोग लिख सकते हैं s इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना? परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। यहाँ से अगर हम s फाइंड करना चाहें तो लिख सकते हैं h बाई साइन थीटा। तो s क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, हम h उड़ा देते हैं, हमको a चाहिए साइन थीटा, 2 भी कट जाएगा ना, साइन थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल जाएगा? g साइन थीटा बाय k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लिखो। एक और चीज बताना है, क्या बोली? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए। सपोज करो यहाँ पे वो रेस्ट में था, ऐसे पकड़ के रखे थे, छोड़ दिए। कहाँ पे? अरे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो वहां पे। साइन थीटा क्या होगा? समझ गया। किसको खिला दिया? सब वो बिठाने से वैसे ही दे रहा है। क्या मन समझ रहा है? ठीक है। बोलो जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ इंक्लाइंड प्लेन में जब कोई भी चीज़ को ऐसे लुढ़काया जा रहा है तो। बहुत अच्छा, गुड। एक्सेलरेशन का बताओ, देख लो, याद हो जाएगा। दोबारा पूछेंगे तो बता देंगे बिना देखे। हाँ,
देखो सब वही आएगा, तुम उसमें भी सब कुछ पुट उट करोगी ना तो यही आंसर आएगा। कुछ बोल रहा था? तो कल हम लोग का टेस्ट लीजिएगा, नहीं कल तुम लोग का क्लास होगा, नॉर्मल क्लास होगा। नॉर्मल क्लास। नहीं आप बोल संडे को रहेंगे। ओ वो वाला टेस्ट बोले थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सोचते हैं हम बता देंगे, अभी बता देंगे। अच्छा ठीक है, अभी लोग का टेस्ट चलेगा 5-6 दिन बेटा। हाँ ठीक है, जितना लेट से होगा उतना तुम लोग का बर्डन बढ़ेगा। सोच रहे अब नहीं लेने के लिए। हाँ बेटा जी, क्या बोला? हाँ। अरे यार एक चीज बताए, सुनना थोड़ा सा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम नहीं होगा, वेलोसिटी एट द बॉटम होगा। हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं ना, वेलोसिटी एट द बॉटम होगा। ठीक है, वेलोसिटी एट द बॉटम होगा, हम लोग वो निकाले हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर में टाइम ऑफ डिसेंट। ये हाँ मतलब ऊपर से नीचे उतरने में जो समय वो ले रहा है, वो समय हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ कहाँ पे छोटा? सी के पहले ओ ठीक है। हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब नीचे उतरने में उसको कितना समय लग रहा है ये। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v = u + at यूज कर लेते हैं। हमको सब तो पता ही है, v कितना आया था, √2 k² + r² + 1। बहुत अच्छा। u 0 है अपना, a क्या निकाले हम लोग? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, और यहाँ से हमको टाइम फाइंड करना है। ठीक, अब देखो थोड़ा हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जो उसको बहुत ध्यान से समझना। अगर मेरे पास, बहुत ध्यान से देखो, हम इधर लिख रहे हैं 2 और इधर लिख रहे हैं √2 और x। ठीक, तो हम 2 का मतलब होता है √2 × √2, तो हम एक √2 काट सकते हैं। समझ रही हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे √2x रहा, तो हम इसको काट के इधर रूट ऐसे चढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक, अब यहाँ देखो क्या क्या कहानी हम समझाते हैं। यहाँ पे नीचे वाले टर्म में रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है, तो अगर हम इधर वाले रूट को काटे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो अब देखो कहाँ सिचुएशन क्या क्या है, देखना थोड़ा। यहाँ का √2 और √h रह जा रहा, √g जो रहेगा उसको इससे काट देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √g sin थीटा × t, और इस जगह ये वाला चीज रूट में आ जाएगा। k² है। ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको? समझी अंशिका? देखो क्या हुआ हम बताते हैं। जिधर रैशनलाइज वगैरह उतना नहीं है,
वही कर देते हैं, हम सोचे कुछ नया चीज़ इन लोग को समझा दें और क्या। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसे भी कर सकती हो, अगर ज़्यादा बढ़ाना है मामला को तो दोनों साइड स्क्वायर करके हम काट सकते हैं, लेकिन छोड़ो हम यही रहने देते हैं। याद कर लेंगे ना। हाँ ठीक है। तो देखो अगर इधर क्या मेरा इधर रूट के अंदर में 2h बच जाएगा और इधर रूट जी साइन थीटा बाय रूट अंडर +1। हमको चाहिए टाइम, इधर टाइम है हमको टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या होगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी साइन थीटा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो टाइम क्या हो जाएगा निखिल बताओ, √2h के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है, k² बाय r² +1 बाय √g। ठीक है जी, इसको ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सजा के, ध्यान देना, 1 बाय साइन थीटा और सब बाकी सब कुछ रूट के अंडर में है, खाली साइन थीटा रूट में नहीं है, इसलिए सबको रूट के अंदर में ले जा रहे हैं। 2h बाय जी k² बाय r² +1, कुछ ऐसे हो गया। 1 बाय साइन थीटा रूट अंडर 2h बाय जी k² बाय r² +1। कैलकुलेशन इग्नोर कर सकता है, फॉर्मूला याद कर लेना और क्या। एक छोटा सा बात लिखवा दे रहे हैं, खाली थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, लेकिन नोट करके एक बात लिख लो। बोले निखिल अभी उधर लिख रहा है जी, इधर बाकी है, नोट करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट में लिखना, हम मिटा रहे हैं, तुम किसी की कॉपी से लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट में लिखना जी, हम लोग देखे हैं कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय k² बाय r² +1 अंडर रूट के, है कि नहीं। एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय k² बाय r² +1 के। एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला में यही तो है ना। और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k² बाय r² +1 अंडर रूट के। ठीक है, ये तीनों बात अगर हम लोग दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। पूरा फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटा सा बात हम लोग को याद रखने का ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी हम क्वेश्चन बोले ना, एक रिंग था, एक स्फेयर था, एक सिलेंडर था, उसको ऊपर से अगर हम गिराते हैं नीचे पहुंचने में किसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा,
ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो हमको पता है कि टाइम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा होगा, तो उसका ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है, तो रिंग का k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा हो गया, तो रिंग का ये चीज़ ज़्यादा हो गया। तुमको खाली ये दिमाग में रखना है k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका ज़्यादा है, उसका टाइम ज़्यादा, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कम। सीधा हम ऐसे याद रख लेंगे क्या, जिसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कम लेकिन टाइम ज़्यादा, है कि नहीं? सीधी सी बात है। ये याद रहेगा ना? ठीक, पहले इसको लिखो फटाफट। फटाफट लिखना जी, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कम से कम रिवाइज तुम लोग कर लेना सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। कल शाम में ही होगा, समझ रही प्रीति? सेकेंड पॉइंट लिखना नोट करके, बोले लिखो, लिखना वेलोसिटी, फटाफट लिखो वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन। सेकेंड पॉइंट नोट का वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, DESCENT, डिसेंट, all depends on k square by r square, all depends on k square by r square, full k square by r square, बस इतने लिखते हैं, full stop. lesser the LESSER, lesser the moment of inertia, lesser the moment of inertia, नहीं वही पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, अभी हुआ ना, ओ 5% इसका ये हो गया है, बैटरी पावर सेविंग ऑन हो गया होगा। खैर कोई, अब ख़त्म ही हो गया, जो पॉइंट है वो हम ऐसे भी डाल देंगे। क्या कौन सा क्या बोले फिर हम, लेसर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी, ऑफ द रोलिंग बॉडी, lesser will be the value of k square by r square, full stop। आगे इसी को कंटिन्यू करना है, lesser will be the value of k square by r square, full stop। so greater will be its velocity and acceleration, but lesser will be the time of descent। एक आखिरी पॉइंट, if a solid and hollow body of same shape are allowed to
roll down, ROLL, shape are allowed to roll down on inclined plane then k square by r square 4 hollow body will be greater than k square by r square 4 solid. देन के बाद ये बात लिख लेना है. हॉलो कहने का मतलब जिसको शेल बोला गया है ना, वो चीज़. जैसे अगर सिलेंड्रिकल शेल है तो एम आर स्क्वायर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो का ज़्यादा होता है ना, तो उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी ज़्यादा होगा. टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे हम लोग फिर. ठीक है, अब निकाल लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बाकी काम करेंगे, है ना. किसका